यानी राम, ये तुलसीदास का जो दोहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इसने एक तरह से तुलसीदास को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है कि महिलाओं के बारे में या समाज के जो बड़ा वर्ग था, एक ऐसा वर्ग जो गांव में रहता है, शूद्र हैं, और जो महिलाएं हैं, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि समाज का जो 70% जो लोग थे, उनके बारे में ऐसी निकृष्टतम सोच यहाँ पर उसने अपने साहित्य में दिखाई। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जो साहित्य में जो बातें कही गई हैं वो समाज का आईना होती हैं। जिस तरह से मुंशी जो प्रेमचंद है, उसके बारे में कई बार मैंने कहा है कि आप क्लास में भी, वो एक बात कहता है कि जब हम साहित्य की बात करते हैं और इतिहास की बात करते हैं, तो इतिहास में वो कहता है कि इतिहास में केवल डेट और स्थान, यानी तिथि और स्थान, डेट और प्लेसेस, ये सारे सच होते हैं। बाकी जो बात कही गई है वो सारी सच नहीं होती है। साहित्य की जब हम बात करते हैं तो साहित्य में ये सारी चीजें झूठी होती हैं, यानी डेट और प्लेसेस, जबकि बाकी जो बात कही गई है साहित्य में वो सारी चीजें सच होती है, यानी समाज का आईना होती है। तो यहाँ पर तुलसीदास भी एक गड़बड़ बात कह रहे हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं अब्दुल अब्दुल कादिर बदायूनी की। उसकी भी नारी के प्रति यही विचारधारा है जो अन्य लेखकों ने कही है, और वो कहते हैं कि सबसे अच्छा दामाद ही कबर है। ये पता नहीं क्या सोच के उन्होंने कहा कि, यानी वो दामाद ये है कि भाई आपकी बेटी को लेके जाएगा और उसको ही कबर बोला इसने। पदनामा ए जहांगीरगिरी में लिखा गया है कि बेटियों की मौत के ऊपर दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए, महिलाओं की राय नहीं लेनी चाहिए, कभी भी उनके धोखेबाजी या बनावटीपन को अनदेखा नहीं करना चाहिए। समाज में महिलाओं का जो निम्न स्थान, जो प्रयुक्त समकालीन लेखकों, इतिहासकारों के दृष्टिकोण से हमें पता चलता है, इसके साथ साथ हमें महिलाओं के अधिकारों को पता चलता है। इतिहास में ऐसी कई महिलाओं का जिक्र है जिन्होंने अपने बल पर अपने अधिकारों को हासिल किया। क्या किसी का नाम जानते हो भाई ऐसा मध्यकाल की ऐसी महिला कोई जिसने अपने दम पर अपने अधिकारों को हासिल किया? आती है कोई ध्यान में? सूरजमुखी? रजिया सुल्तान सर। रजिया सुल्तान, सही बात है। अगर रजिया सुल्तान को भी उस समय समाज का जो बड़ा वर्ग था वो उसको मानता ही नहीं है। हाँ अमन? रानी रुद्रमा भी तो थी ना सर? रानी रुद्रमा, ठीक है। रानी रुद्रमा सर कौन से सब्जेक्ट, कौन से समय की? सर ये शायद 1260 का था सर, काकतीय वंश सर। भाई इसके ऊपर फिल्म तो है रानी रुद्रमा। हाँ सर वो भी याद आई सर, वो साउथ की है। साउथ वाले ने बना रखी, वही करेगा ना सर, फिल्म बना रखी है रुद्रमा देवी पे। अहिल्याबाई होलकर थी, बहुत सारी महिलाएं थी उस समय। चलो, मगर ये है ना कि जब हम रानी, राजकुमारी या शासक वर्ग में जो शामिल महिलाएं हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो वो समाज का आईना नहीं है, वो एक अपवाद है। और वो अपवाद एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मतलब भाई कि ये समाज की सारी सच्चाई को बयान नहीं करती। हिंदी की बुक है, मुझे तो नहीं पता।
जैसे रजिया सुल्तान के बारे में हम बात कर रहे थे कि उसने अपनी कुशलता और कूटनीतिकता से आम जनता का समर्थन हासिल किया, मगर वो समर्थन दिल्ली की जनता का तो था, मगर दिल्ली की जनता में जो अधिकारी वर्ग था, खासकर जो उसके रजिया सुल्तान के जो मंत्री वर्ग था, कुलीन वर्ग या फिर दास वर्ग के लोग, जो चालीसा के चालीसा के दल में शामिल थे, वो नहीं चाहते थे कि रजिया यानी एक महिला के सामने वो अपना सर झुकाए। तो ये हमें देखने को मिलता है। मिन्हास उल सिराज जो रजिया सुल्तान की प्रशंसा करते हैं उसकी कुशलता, कूटनीतिकता और प्रशासन के लिए, मगर सहानुभूति भी व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि रजिया में वह सभी प्रशंसनीय गुण और योग्यताएं थी जो एक सफल शासक में होनी चाहिए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका एक औरत होना था। यानी जिस तरह से हम कहते हैं ना कि जो सामंतवादी सोच है, या फिर जो एक तरह से हम कहते हैं कि पितृसत्तात्मक जो सोच है, वो ये दोनों जो सोचे हैं वो समानता का भाव नहीं व्यक्त करती हैं। हालांकि लोग भले कितने इसका वो दें कि भाई आदमी ही सब कुछ चलाने वाले होते हैं, आदमी मजबूत होते हैं शारीरिक रूप से, ये वो सारी बातें नहीं है, मगर बुद्धिमत्ता वो किसी में भी हो सकती है। पशुओं में भी हमने देखने को मिलती है। और महिलाओं में तो होती ही है। अदरवाइज आजकल आज आप जिस तरह से कोरोना काल में हम हैं, तो क्या कोई ऐसा कह सकता है व्यक्ति जाकर कि भाई ये तो महिला है, इससे मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगा? यानी कोई महिला डॉक्टर है तो जो नर्स होती हैं, यानी जो अटेंडेंस स्टाफ होता है, मोस्टली मोस्टली ये लगा लो कि 80% महिलाएं ही नर्स होती हैं। वार्ड बॉय तो बहुत कम होते हैं एक तरह से। तो मिनाज सिराज एक तरह से व्यक्त करता है कि उसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच जो संबंध थे, वो संबंध एक तरह से समस्यापूर्ण थे। वो बराबरी का भाव वहां पर व्यक्त नहीं कर पाता है, या फिर वो ये नहीं कह पाता है कि भाई हाँ ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मतलब एक तरह से बड़ी वो समस्याएं थी, क्योंकि महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। 17वीं सदी में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जो देहलवी के नाम से ज्यादा फेमस है, जो इस्लामी नियमों के ज्ञानी था, उसने भी बड़े आश्चर्यजनक रूप से अपने भाव यह लिखकर व्यक्त किए कि कैसे उलेमाओं ने रजिया सुल्तान, जो कि एक औरत होते हुए भी उसका साम्राज्य का शासन करना स्वीकार किया और उसका उत्तराधिकारी बनने का विरोध भी नहीं किया, जबकि इस्लामिक कानून के तहत एक महिला को शासन करने का कोई अधिकार नहीं। ये भी वैसी ही सोच है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, यानी पितृसत्तात्मक समाज। जब उनकी नहीं चलती है तो वो धर्म का सहारा लेते हैं, पुराने ग्रंथ निकाल कर लेके आते हैं। और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि इन ग्रंथों का जब संकलन हुआ या लिखे गए, तो लिखने वालों में महिलाएं बहुत रेयरली कोई मिलेगी। और जिस तरह से अपने हरियाणा में कहावत है, घर की भाई चाचा लिखनी है, क्या है भाई वो? बाबू लिखनी है सर, घर की वही बाबू लिखनी है। चलो, कहीं चाचा है, कहीं बाबू, कहीं दादा है, मगर इसका भाव यही है कि मतलब भाई हाँ लोकेश।
कुछ कह रहे हो? मगर इसका भाव यही है कि जब हमें लिखना है और अपने बारे में ही लिखना है तो अच्छा ही लिखेंगे, भले ही आदमी कितना ही बुरा हो। तो अपना जब खुद उसने लिखना है तो वो अपना ही अच्छा ही लिखेगा, वो क्यों बुरा लिखेगा किसी चीज का। तो जो देहलवी साहब हैं उन्होंने भी यही लिखा है कि मतलब जिस तरह से महिलाओं को शासन करने की बात आती है तो उनको शासन नहीं करना चाहिए। हालांकि इस्लाम के जानकार कहते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है कि कोई महिला शासन नहीं कर सकती, मगर उलेमाओं के अपने नियम होते थे। और दूसरी बात यह है कि चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, या जो भी धार्मिक ग्रंथ थे मध्यकाल में, उनको कितनी जनता पढ़ सकती थी, ये तो बहुत ही कम था। धर्म की जितनी भी ठेकेदारी थी सारी उसकी धार्मिक जो समुदाय था, पुरोहित, पंडित, उलेमा, पादरी जो थे उन्हीं की थी सबकी। और वो लोग इसको किसी भी तरीके से इसको व्याख्यात कर सकते थे, और वही चीज हुई मध्यकाल में एक तरह से, और प्राचीन काल में भी। इसके अलावा एक हमें एक महिला का नाम और मिलता है, मलिका जहां, जो कि जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी थी। और वह भी एक महत्वाकांक्षी महिला थी। 1296 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी जो उसके चाचा थे उसकी हत्या की, तो उसके बाद उसकी पत्नी ने हर मुमकिन, यानी जलालुद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी मलिका जहां, हर मुमकिन कोशिश करी कि उसकी बेटी उत्तराधिकारी बने। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो बड़ा शातिर था उस समय, उसने यह नहीं होने दिया। और इसी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक की मां ने वे काफी हद तक राजनीतिक कार्यों में दिलचस्पी दिखाई। भारतीय इतिहास के मुगल काल में अगर हम बात करें तो महिलाओं का जो महत्वाकांक्षी स्वरूप है वो हमें देखने को मिलता है। बाबर की दादी एहसान दौलत बेगम का भी बाबर की सफलता में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उन्हीं की विवेकपूर्ण परामर्श से बाबर ने सन 1494 में कामयाबी हासिल की। और देखा जाए तो बाबर की सोच किसी और पुरुष से अलग नहीं थी। उसने अपनी किताब, क्या नाम था वो किताब का उसका, बाबर की जो आत्मकथा थी उसका नाम क्या था भाई? बाबरनामा। है बाबरनामा। बाबरनामा। तुम क्या कर रही थी सूरजमुखी? यही कह रही थी सर, बाबरनामा। वैसे तुझ के बाबरी बोलते हैं उसको, जो हाँ। फिर उसका अनुवाद हुआ है बाबरनामा के नाम से। वो एक निजी दावत का जिक्र करते हैं और उसमें के उसके बारे में लिखते हैं कि तर्दी बेग, वो लिखते हैं कि उसने मोहम्मद एक कासिम बरलास और शाहजादा को दावत के लिए बुलाया। उस समय तर्दी बेग ने कहा कि हुल हुल अनीगा, जो एक महिला थी, भी शराब हमारे साथ पीना चाहती है। बाबर ने आश्चर्यजनक तरीके से लिखते हैं, उसने किसी औरत को शराब पीते हुए नहीं देखा है, और मैंने उसे हमारे साथ शराब पीने के लिए आमंत्रित कर लिया। दावत काफी आजादी से मनाई गई और मैं लेट हो गया।
उसके बाद बाकी के लोग दूसरे के घर में चले गए और देर रात तक शराब पीते रहे। अपने अपने घर चले गए, शराब पीते रहे वहां भी। हुल हुल अनीगा मेरे पास आई और मुझे परेशान किया। अंत में मैंने उसे छुटकारा पाया और ऐसा ढोंग रचा कि मैं पीकर नशे में धुत हूं। यानी एक महिलाओं की वैसी, जो कुछ महिलाएं होती हैं उनके बारे में जिक्र करता है। बाबर की जो बेटी थी गुल बदन बेगम भी खुले विचारों की महिला थी। उसने पर्शियन और तुर्की भाषाओं में महारत हासिल की थी। उसने अकबर के कहने पर एक किताब लिखी जिसमें हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस किताब का नाम पता है किसी को? गुल बदन बेगम। काफी बार क्वेश्चन आता है इसका कि उसने कौन सी किताब लिखी थी। जिसमें हमें बाबर के बारे में जानकारी मिलती है, हुमायूं के बारे में जानकारी मिलती है और अकबर के बारे में जानकारी मिलती है। अकबर की बुआ थी ये और हुमायूं की बहन थी। तो उसने किताब लिखी थी हुमायूं नामा। हाँ सर, हुमायूं नामा। ठीक। इसमें इस किताब से हमें जो सामाजिक और राजनीतिक जो गतिविधियां चल रही थी उसके बारे में काफी जानकारियां मिलती हैं। गुलबदन बेगम को पढ़ने और लिखने का काफी शौक था। इसी के चलते उसने काफी किताबें अपने निजी पुस्तकालय के लिए जमा भी की थी। मुगल वंश के राज्यकाल में जहांगीर की पत्नी नूरजहां नाम भी इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर आता है। और नूरजहां एक बहुत ही योग्य और प्रभावशाली महिला थी। उसने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण और सक्रिय ढंग से मुगल सरकार जो कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसको, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुगल दरबार था उस समय काफी हस्तक्षेप उसने किया जहांगीर के समय। अपने परिवार के सदस्यों परिजनों को राज्य के खास पदों पर तुरानी राजपूत हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुकाबले प्राथमिकता दिलवानी शुरू की थी उसने। तो उसके व्यक्तित्व का प्रभाव मुगल साम्राज्य पर इतना अधिक बढ़ गया था कि उसे जुंटा भी कहा जाता था। जुंटा ग्रुप एक जुंटा ग्रुप की बात की जाती है जो पर्दे के पीछे रहकर शासन करता है। यानी राजा सुल्तान या जो बादशाह था वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये जो जुंटा ग्रुप था ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में बात की जाती है, जिसे कई लोगों ने ठीक नहीं समझा और कुछ आदमियों ने नाराजगी भी जताई, जो कि महाबत खां के विद्रोह के रूप में हमें नजर आती है। लेकिन नूरजहां ने फिर भी बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से हर मुश्किल समस्या का सामना किया। और इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि औरतें महिलाओं पुरुषों के मुकाबले किसी भी लिहाज से कम नहीं है। चाहे वो रजिया सुल्तान हो, नूरजहां हो, गुलबदन बेगम हो, रानी गौर ही क्यों न हो। रानी गौर राजा मान सिंह जो कि आमेर के राजा थे उनकी पत्नी थी। और राजा मान सिंह की गैर हाजिरी में वो उनकी पत्नी पूरी तरह से कछुआ राज्य की जिम्मेवारी संभालती थी और राज्य के कार्य में बड़ी कुशलतापूर्वक संचालित करती थी। एक बार अकाल के दौरान जब राजा मानसिंह दक्षिण में थे तब रानी गौर ने अपने राज्य से खाद्य पदार्थ वहां भिजवाए थे। यानी दक्षिण में अकाल पड़ा हुआ था तो वहां पर एक तरह से हम ये कहते हैं कि भाई कछुआ राजस्थान से अनाज जाता है मानसिंह के पास।
तो आज इतना ही करते हैं, इसके बाकी हिस्सा फिर कल करेंगे। इसमें ऐसी कोई बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। एक बार अपनी वीडियो ऑन कर ले सारे। क्या वो लोकेश हो रहा है? खराब हो रही सर मेरी। सूरजमुखी पापा को ठीक हुआ था, मेरे को हो गया। क्या प्योर हो गया? हेलो, हाँ। चलो बताओ भाई, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो उसके बारे में बात करते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से जोगिंदर चलो कोई चीज समझ में नहीं आई आ गई सर। ओके। चलो फिर कल मिलते हैं भाई। फिर सभी ध्यान रखें अपना, सुरक्षित रहें भाई। ठीक है सर, ठीक है।